हेलो एवरीवन, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि GK की सीरीज़ में हम कर रहे हैं RRB NTPC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 50th वीडियो है। इससे पहले 49 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोस में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, हम उसको भी साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है RRB NTPC के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करती हैं जिसमें GS पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वुड्स डिस्पैच इज़ रिलेटेड टू द रिफॉर्म इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। वुड्स डिस्पैच निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी इसमें क्वेश्चंस करवाए जाते हैं हम इन वीडियोस में 25 क्वेश्चंस करते हैं। तो जब भी आप ये वीडियो देखें तो एक चीज़ से श्योर रहें कि आप कॉपी और पेन ज़रूर लेकर के बैठें। और जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ, मेरा आंसर करने से पहले जो है आप अपना आंसर टिक करिएगा, आप अपना आंसर कॉपी में लिखिएगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चल पाएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो आप अपनी तैयारी को या फिर प्रिपरेशन को जो है बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अब देख लेते हैं, क्वेश्चन पूछा है वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो वुड्स डिस्पैच था ये शिक्षा क्षेत्र में सुधार से संबंधित एक डॉक्यूमेंट था और इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और ये कब आया था? तो 1854 में जो है इसको चार्ल्स वुड, किसके द्वारा? चार्ल्स वुड के द्वारा जो है इसको तैयार किया गया था और इन्हीं के नाम पर इसको वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। ये जो वुड्स डिस्पैच था ये क्या था? तो इसके तहत जो प्राथमिक विद्यालय थे उनमें स्थानीय भाषाओं को अपनाने की सिफारिश की गई थी और जो माध्यमिक विद्यालय थे उनमें अंग्रेजी और स्थानीय दोनों भाषाओं को अपनाने की सिफारिश की गई थी। और जो कॉलेज थे, कॉलेज में अंग्रेजी को शिक्षण का माध्यम बनाने की सिफारिश की गई थी। तो ये जो है ये कम्प्लीटली पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार प्रसार से संबंधित एक डिस्पैच था। तो याद रखिएगा ये किससे संबंधित है? वुड्स डिस्पैच ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक फंगस। निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफिटिक कवक है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये 2 टाइप्स का होता है। देख लेते हैं। न्यूट्रिशन जो है 2 टाइप्स का होता है। एक तो होता है ऑटोट्रोफिक ऑटोट्रोफिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रोफिक। तो देखिए फ्रेंड्स, ऑटोट्रोफिक मतलब जो कि अपना फूड जो है अपने आप तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको कहा जाता है ऑटोट्रोफिक। इसमें कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं प्लांट्स जो है इसके अंतर आते हैं जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन है। हेट्रोट्रोफिक वो है जो अपने फूड के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे कहा जाता है हेट्रोट्रोफिक। और हेट्रोट्रोफिक भी आगे 3 प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? एक तो होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफिटिक और तीसरा होता है पैरासिटिक। तो देखिए फ्रेंड्स, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का, होलोजोइक, सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। अब इस क्वेश्चन में सैप्रोफिटिक यानी कि हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है सैप्रोफिटिक, इसके बारे में पूछा है। अब देखिए हम तीनों को देख लेते हैं। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये ह्यूमन बीइंग में होता है। इसमें जो डाइजेशन की जो 5 प्रोसेस होती हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एक्सक्रीशन जो है ये तीनों प्रोसेस किसके अंतर्गत आती हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती हैं। और ये किस में पाया जाता है? ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। याद रखिएगा।
सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स होते हैं वो डेड और वेस्ट मटेरियल पे फीड करते हैं और इसे कहा जाता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। और ये किस में होता है? ये होता है फंजाई में, बैक्टीरिया में और मोल्ड्स में। किस में होता है? मोल्ड्स में। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है? तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या बाहर रहकर उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो ये डेड मटेरियल पे फीड करते हैं और जो पैरासिटिक हैं ये लिविंग मटेरियल या लिविंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करते हैं या उनसे अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो इसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक में यही डिफरेंस है। तो याद रखिएगा सैप्रोफिटिक जो है इनमें से कौन सा है? सैप्रोफिटिक फंगस पेनिसिलियम है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 पेनिसिलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 EB इज इक्वल टू 1 EB किसके बराबर है? EB मतलब एक्जाबाइट इसको कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स ये जो टर्म्स हैं इनको मैं एक बार आपको सारी बता देती हूँ। सबसे पहले आती है, सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है बिट। उसके बाद आती है निबल, उसके बाद बाइट, उसके बाद किलोबाइट जिसे आप KB कहते हैं। किलोबाइट के बाद मेगाबाइट यानी कि MB जिसको कहा जाता है। उसके बाद गीगाबाइट और उसके बाद टेराबाइट। गीगाबाइट को GB और टेराबाइट को TB। उसके बाद आता है PB यानी कि पेटाबाइट। उसके बाद आता है एक्साबाइट जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है EB एक्साबाइट। उसके बाद आता है जीटाबाइट। क्या आता है? जीटाबाइट। और उसके बाद आएगा योटाबाइट। अब देखिए फ्रेंड्स एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो 4 बिट होते हैं। और एक बाइट में कितने निबल होते हैं? तो 2 होते हैं। एक बाइट में कितने निबल होते हैं? 2 निबल होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। बाकी इसके बाद अगर किलोबाइट की बात करें तो 1024, ये याद रखिएगा 1024 किलोबाइट होते हैं। किस में? मेगाबाइट में। इसी तरीके से जो भी इससे बिगर यूनिट है वो कितने में जाती है? 1024 में जाती है। लेकिन आपको इसका एक सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है एक्साबाइट किसके इक्वल है? तो एक्साबाइट देखो कहाँ पर है? एक्साबाइट है यहाँ पर। तो एक्साबाइट किसके इक्वल होगा? 1024 पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट कहाँ पर है? PB, ये रहा ऑप्शन 4 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आप अच्छा है कि इसको एक बार इस सीक्वेंस को एक बार पढ़ लें, याद कर लें, तो उसके बाद ये थोड़ा इजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस का आंसर करना आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Who was the first Secretary General of the UN who was related to the African continent? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे जिनका संबंध अफ्रीकी महाद्वीप से था? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे जिनका संबंध अफ्रीकी महाद्वीप से था? तो ये थे बुट्रोस घाली। क्या नाम था इनका? बुट्रोस घाली। और ये किस देश से संबंधित थे? तो ये इजिप्ट के थे और ये UN के प्रथम महासचिव थे जो कि अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधित थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। और ये कब से कब तक रहे हैं ये भी याद रखिएगा। 1992 से 1996 तक जो है ये UN के प्रथम महासचिव रहे हैं। याद रखिएगा ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द 3 रिवर whose mutual influence has played a role in the creation of North Indian plains? निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों का हिस्सा नहीं है जिनके पारस्परिक प्रभाव ने उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण में भूमिका निभाई है? तो देखिए फ्रेंड्स जो उत्तर भारत का मैदान है इसके निर्माण में मुख्य भूमिका निभाई जाती है सिंधु नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। तो उत्तर भारत का मैदान बनाया जाता है किसके द्वारा? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। लेकिन गोदावरी नदी जो है ये दक्षिण भारत में बहती है गोदावरी नदी। और ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट नदी है, रिवर है। और इसको दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दक्षिण की गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा ये उत्तर भारत की नहीं, ये दक्षिण भारत की नदी है। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर, गोदावरी नदी। नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंस्ट्रक्टेड एट द स्वालबार्ड इन नॉर्वे, व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट रिसर्च स्टेशन एट इंटरनेशनल आर्कटिक रिसर्च बेस निए एलिसन। नॉर्वे के स्वालबार्ड में निर्मित अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस NY एलिसन में भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो नॉर्वे के स्वालबार्ड में जो निर्मित है अंतर्राष्ट्रीय आर्कटिक अनुसंधान बेस NY एलिसन में, इसका नाम है हिमाद्री। भारत के पहले अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? हिमाद्री है, जो कि नॉर्वे में स्थित है। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच वर्क वॉज द नेशनल पोएट रामधारी सिंह दिनकर वॉज ऑनर्ड विद ज्ञानपीठ अवार्ड। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए 1972 में जो है इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इनका ये जो ये काव्य है उर्वशी, ये कब पब्लिश हुआ था? तो 1961 में ये पब्लिश हुआ था और 1972 में जो है इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल मेनली फाउंड। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स, काली मिट्टी जो है ये दक्कन के पठार में ज़्यादातर पाई जाती है। और किन किन राज्यों में? तो महाराष्ट्र, गुजरात, MP यानी कि मध्य प्रदेश, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में जो है ये काली मिट्टी जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो मिट्टी है ये कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसी वजह से इसको काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है ये मुख्य रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज़ फर्स्ट कॉस्ट्यूम म्यूजियम इज़ इन विच स्टेट। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? तो भारत का पहला पोशाक संग्रहालय है गोवा में। कहाँ पर है? गोवा में स्थित है। और इसे मोड़ा गोवा संग्रहालय या अनुसंधान केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो संग्रहालय है ये परिधानों के इतिहास पर आधारित है। जो पोशाक होती हैं उनके इतिहास पर आधारित है ये जो संग्रहालय है। तो याद रखिएगा ये कहाँ पर है? ये है गोवा में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ मिरर इज़ यूज्ड फॉर रियर व्यू इन व्हीकल्स। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का। किसका? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। किसमें? वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज़ फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी रिलेटेड टू स्पेस रिसर्च लोकेटेड। अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है अहमदाबाद में। कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 अहमदाबाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन डज नॉट प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हेल्थ टू विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉयज़। रोजगार राज्य बीमा निगम निम्नलिखित में से किस श्रेणी के कर्मचारियों को स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान नहीं करता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनीज या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं ये कर्मचारियों को स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान नहीं करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एट वॉट टेम्परेचर इज़ द डेंसिटी ऑफ वाटर हाईएस्ट। किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। और इसमें केल्विन में पूछा है तो केल्विन में आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 277 केल्विन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
व्हाट वॉज 26 जनवरी नोन एज बिफोर इंडिपेंडेंस। आज़ादी से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था। तो आज़ादी से पहले 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे यानी कि पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में जाना जाता था। और ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि साल 1930 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लाहौर में अपने अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी और इस दिन को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी को आज़ादी से पहले जो है पूर्ण स्वराज डे के रूप में जाना जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वॉज द बिगिनिंग ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है ये हुई थी 1 मई 2016 में। 1 मई 2016 को जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल सनराइज ओवर होरिजोन एंड द टाइम व्हेन वी एक्चुअली सी इट। क्षितिज पर वास्तविक सूर्योदय और जब हम इसे वास्तव में देखते हैं के बीच समय का अंतर क्या है। तो क्षितिज पर यानी कि हॉरिजॉन्टल पर वास्तविक सूर्योदय और जब हम इसे वास्तव में देखते हैं उसके बीच समय का अंतर क्या होता है? लगभग 2 मिनट का होता है। कितने? लगभग 2 मिनट का होता है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश जो है ये अपवर्तित होता है। इसी वजह से जो है ये समय का थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाता है। कितने का? लगभग 2 मिनट का। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु डिसाइड्स इफ़ एनी बिल इज़ मनी बिल। यह कौन तय करता है कि कोई बिल धन विधेयक है या नहीं। तो ये किसके द्वारा तय किया जाता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। ये किया जाता है स्पीकर ऑफ लोकसभा यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ये तय किया जाता है कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं। और धन विधेयक से संबंधित आर्टिकल कौन सा है हमारा? 110 जो है ये संबंधित है धन विधेयक से। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट कंस्ट्रक्टेड बाई एम्परर अकबर। निम्नलिखित में से किसका निर्माण सम्राट अकबर द्वारा नहीं कराया गया था। तो इनमें से ऐसा कौन सा है जिसका निर्माण जो है सम्राट अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया था। तो देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो अकबर है अकबर के द्वारा आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। आगरा फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण करवाया गया था। इलाहाबाद फोर्ट का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। और बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ये भी अकबर के द्वारा। और फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो अब देख लेते हैं। आगरा फोर्ट इसमें हो जाएगा, फतेहपुर सीकरी और बुलंद दरवाज़ा। लेकिन जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली की जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण जो है ये अकबर के द्वारा नहीं करवाया गया था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था? तो 1650 से 1656 के बीच जो है शाहजहां के द्वारा दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स आर ग्रेनाइट रॉक्स। ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं ये इग्नियस रॉक्स हैं। कैसी? आग्नेय चट्टानें हैं। और इनका जो निर्माण होता है कैसे होता है? तो इनका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे मैग्मा के ठंडा होने से जो है इन चट्टानों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, ग्रेनाइट चट्टानें जो हैं ये आग्नेय चट्टानें हैं या इग्नियस रॉक्स हैं। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द अर्थ आवर इवेंट बिगिन। अर्थ आवर कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो अर्थ आवर कार्यक्रम जो है ये 2007 31 मार्च 2007 में जो है इसको ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो है इसकी शुरुआत की गई थी इस कार्यक्रम की। और ये जो कार्यक्रम है ये किससे संबंधित है? ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और प्रकृति की रक्षा करने के लिए जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत हुई थी 31 मार्च 2007 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। सुंदरबन डेल्टा निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा
निर्मित है? तो सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा। किसके द्वारा? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है किसका निर्माण करती हैं? सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आफ्टर डैश इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडियन हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक बजट। किसके बाद भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण को आर्थिक बजट से अलग कर दिया गया था? तो देखिए फ्रेंड्स, जब आज़ादी हुई थी भारत की, तो आज़ादी के बाद जो आर्थिक सर्वेक्षण था यानी कि इकोनॉमिक सर्वे था, इसको बजट के साथ ही पेश किया जाता था, यानी कि बजट के एक पार्ट के रूप में जो है इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाता था। लेकिन 1964 के बाद जो है इसको अलग कर दिया गया और इसको अलग से पेश किया जाता है। और इकोनॉमिक सर्वे जो है ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा 1964 के बाद इसको बजट से अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्सेप्ट ऑफ द फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये क्या है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट? तो ये एक सरल बहुलता मतदान प्रणाली है और ये भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। तो याद रखिएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 ब्रिटेन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मथुरी फोक डांस इज पॉपुलर इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स। मथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो मथुरी लोक नृत्य किया जाता है तेलंगाना में। कहाँ पर किया जाता है? तेलंगाना में जो है मथुरी लोक नृत्य जो है ये काफ़ी लोकप्रिय है। अब तेलंगाना के कुछ और भी लोक नृत्य हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। तो देखिए गुसादी नृत्य जो है ये भी तेलंगाना में किया जाता है। कुचिपुड़ी ये भी तेलंगाना में किया जाता है। और एक है शिवदंतम जो है ये भी कहाँ पर किया जाता है? ये भी तेलंगाना में किया जाता है, शिवदंतम। ढिमसा नृत्य जो है ये भी कहाँ पर किया जाता है? ये भी तेलंगाना में किया जाता है। लंबाड़ी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लंबाड़ी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और एक लास्ट है दप्पू नृत्य, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स देखिए ये नृत्य या फोक डांसेस जो हैं ये मैं साथ साथ किसी भी स्टेट के आपको इसलिए बताती जाती हूँ क्योंकि एग्ज़ाम मेन से कोई से भी नृत्य देख करके पूछ लिया जाता है कि ये किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं ये काफ़ी पॉपुलर हैं एग्ज़ाम में। तो याद रखिएगा ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 तेलंगाना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ द ग्रीन पी। हरी मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स हरी मटर यानी कि ग्रीन पी का जो साइंटिफिक नेम है ये है पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम। पाइसम ओडोरटिस किसका नाम है, किसका साइंटिफिक नेम है? तो ये है स्वीट पी का। किसका? स्वीट पी का नाम है पाइसम ओडोरेटस। ट्रिटिकम एस्टिवम जो है ये वीट का साइंटिफिक नेम है। और जिया मेज ये इंडियन कॉर्न का क्या है? साइंटिफिक नेम है। तो याद रखिएगा पाइसम सटाइवम जो है ग्रीन पी को कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सैप्रोफिटिक फंगस। निम्नलिखित में से कौन सा सैप्रोफिटिक कवक है? तो देखिए फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपको ऑप्शंस दिए हैं एल्गी, टेपवर्म, कैस्कटा या फिर पेनिसिलियम। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।